नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रैक्टिस सेट 4.3। और फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 4.3 ये पूरी तरह से डिपेंड है शेयर्स पर, इन्वेस्टमेंट पर, जो हम अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं उस पर। और इसे सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस सेट 4.3 के पहले जो इंट्रोडक्शन दिया है वो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम उस इंट्रोडक्शन की तरफ पढ़ेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट पर आएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब our चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4.3 के लिए जो इंट्रोडक्शन लगने वाला है उसे समझने के लिए आपके पास बुक होना जरूरी है। ओके, तो अपनी बुक अपने साथ रखिए और इसे अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और इस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, अभी आपको बुक में देखना है पेज नंबर 94 में। देखिए, पेज नंबर 94 में मोर इन्फॉर्मेशन दी है। और मोर इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में आती नहीं है, पर ये मोर इन्फॉर्मेशन आपके बुक में दी है। इसका मतलब यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम में जरूर आती है। तो देखिए, ये एक है कंपोजिशन स्कीम। ओके, कंपोजिशन स्कीम ये जो होती है ये बिजनेसमैन के लिए होती है। और देखते हैं आइए क्या होता है कंपोजिशन स्कीम में। देखिए, द पर्सन हुज एनुअल टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 1.5 करोड़ देन ऑप्ट फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी रूल। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उसने इस साल पिछले साल से 1.5 करोड़ रुपए का कम यहाँ पर प्रॉफिट किया है। ओके, तो प्रॉफिट उसे 1.5 करोड़ से कम हो गया है, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, जीएसटी के रूल के अंदर आ जाएगा। कौन से जीएसटी के रूल के अंदर? कंपोजिशन स्कीम के अंदर। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीएसटी रेट अप्लीकेबल टू कंपोजिशन डीलर आर एज फॉलोज। तो ऐसे डीलर जिनका जो प्रीवियस मतलब पिछला वाला जो साल है वो अच्छा नहीं रहा है, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट नहीं किया है, तो उन्हें ज्यादा बर्डन ना हो इसलिए, और उनकी जो है उनकी कंपनी बराबर वर्क करती रही, इसलिए जो गवर्नमेंट होता है उनकी ओर से कंपोजिशन स्कीम डीलर्स के लिए लगाई जाती है। ओके, और उनके लिए जीएसटी के रेट भी डिफरेंट होते हैं। तो अगर कोई कंपोजिशन डीलर है तो रेस्टोरेंट में उन पर जीएसटी रेट लगेगा 5%। और अगर मैन्युफैक्चरर मतलब प्रोडक्ट बनाने वाला या फिर जो ट्रेडर है, ओके, जो ट्रेडिंग करता है, उनके लिए जीएसटी रेट रहेगा 1%। ओके, और यहाँ पे देखिए सीजीएसटी, अब इसका हाफ हो जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। ओके, 5% का 2.5%, सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5%, 1% का 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी, इस तरह से होगा। ओके, और ये जो डीलर्स होते हैं वो कंपोजिशन डीलर्स के अंदर आते हैं और इन्हें अपने बिल में मेंशन करना होता है। देखिए, कंपोजिशन डीलर्स कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर। अब ये कंपोजिशन डीलर्स जो है ये कस्टमर से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। इससे होगा क्या कि मान लीजिए उनकी शॉप या फिर उनका बिजनेस अभी बराबर नहीं चल रहा है, तो जो कस्टमर्स आएंगे उनके पास, ओके, अगर वो उनसे टैक्स लेंगे, जीएसटी लेंगे, तो जीएसटी लेते समय कस्टमर को वो चीज थोड़ी महंगी हो जाएगी। ओके, अब महंगी होगी तो कस्टमर नहीं खरीदेगा। अब जहां पर जीएसटी नहीं लग रहा है कस्टमर वहां दौड़ते हुए जाएंगे। ओके, जहां पर भाई इस शॉप में वो चीज 100 रुपए में है और यही चीज उस दूसरी शॉप में 90 रुपीज में, तो आप 90 रुपीज वाली खरीदेंगे। ओके, मतलब क्वालिटी वही है, बस यहाँ पर आपको जीएसटी नहीं लग रहा है। तो ऐसे जो कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपने ऐसे डीलर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें इस कंपोजिशन डीलर स्कीम में डालती है। हेंस दे कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, और वो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं करते। दे हैव टू गिव बिल ऑफ सप्लाई, उन्हें बस सप्लाई का बिल देना होता है। कंपोजिशन डीलर शुड फाइल द रिटर्न क्वार्टरली, और इन्हें जैसे जो कंपोजिशन डीलर नहीं होते, जो नॉर्मली होते हैं, उन्हें हर महीने फाइल करना होता है। और इनके लिए जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं वो 3 महीने में एक बार अपनी फाइल जो है जीएसटी की फाइल इनपुट करते हैं। ओके, पुट करते हैं। उसके बाद कंपोजिशन डीलर्स कैन नॉट सेल गुड आउटसाइड द स्टेट। अब यहाँ पर एक और बात है, कंपोजिशन डीलर जो है वो अपने स्टेट के बाहर सामान नहीं बेच सकते, उन्हें इंटर स्टेट
सेल, ओके, इंटर स्टेट सेल इज नॉट अलाउड, मतलब दो स्टेट के बीच, दो राज्यों के बीच ये व्यवहार नहीं कर सकते। बट दे कैन परचेस गुड फ्रॉम अदर स्टेट, वो दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में सामान बेचने के लिए ला सकते हैं, पर अपने स्टेट का सामान दूसरे स्टेट में, मतलब अपना खुद का सामान, ओके, वो सामान वो दूसरे स्टेट में नहीं बेच सकते, उसे अपने ही स्टेट के अंदर ट्रेडिंग करनी होती है। कंपोजिशन डीलर्स कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, कंपोजिशन जो डीलर्स होते हैं उन्हें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो टैक्स वापस मिलता है ना हमें, जो हमने गवर्नमेंट को दे दिए फिर हमें वापस मिलता है, ओके, वो उन्हें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो उनको टैक्स तो बहुत कम होता है, ऊपर से वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करते, तो फिर उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट उनका होगा कैसे। उसके बाद ऑन द साइन बोर्ड ऑफ शॉप ही शुड मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, और जो भी उनकी शॉप है उस शॉप का जो साइन बोर्ड है उस बोर्ड के ऊपर लिखना होता है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ऑन द बिल ऑफ सप्लाई इट इज अ mandatory to print composition taxable person not eligible to tax on a supplies in bold letter। तो जब भी वो अपने शॉप का बिल देंगे कस्टमर को, उस बिल पर लिखा होता है कि वो एक कंपोजिशन डीलर है, और कंपोजिशन डीलर्स जो होते हैं वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर, जीएसटी के क्या फीचर्स है? मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सबवर्ग अंडर जीएसटी। बहुत सारे जो टैक्सेस होते हैं वो जीएसटी के अंदर आते हैं। नो डिस्प्यूट बिटवीन गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस के बीच में यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, ये रेगुलरली बराबर चलते रहते हैं। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के लिए GSTIN होल्डर नीड टू कीप ऑल रिकॉर्ड एंड शुड पे GST इन टाइम। तो GSTIN होल्डर्स जो होते हैं, जिनके पास GSTIN नंबर होता है, उन्हें अपने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने होते हैं और उन्हें सही समय पर पे करने होते हैं। उसके बाद देखिए ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, ओके। उसके बाद दिस टैक्स सिस्टम इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये टैक्स सिस्टम जो है बहुत सिंपल है और समझने के लिए भी आसान है। आप इसे समझ रहे हैं तो जरूर ये आपको समझ रहा है ना। तो रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, हेंस द प्राइसेस आर कंट्रोल्ड। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो ऐसे आइटम्स होते हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा ली जाती है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्राइस लगा दी जाती है। अब इस प्राइस पर, मतलब चीज़ों को महंगी होने से कंट्रोल करने के लिए ये टैक्स सिस्टम लगाया गया है, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो कम से कम रुपए में आप तक पहुंच जाए। इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ गुड्स सर्विस एंड दे आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पर देखिए जो गुड्स और सर्विसेज है दोनों की क्वालिटी को यहाँ पर इंप्रूव किया जा रहा है जीएसटी के अंदर। ये है जीएसटी का मोटो, बूस्ट टू मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, ओके। जीएसटी का एक और मोटो क्या है कि वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए, बूस्ट करे। टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्स सिस्टम लीड टू स्पीडी डिसीजन। अब यहाँ पर जो है जीएसटी के कारण जो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी में यहाँ पर डिसीजन जो लिया जाता है वो बहुत स्पीडी हो जाता है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन काम चलता है, ये सब फटाफट होता है टैक्स सिस्टम्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम इज अ ड्यूल मॉडल। गुड एंड सर्विस टैक्स सिस्टम ये कैसे है? ड्यूल मॉडल में है। ड्यूल मॉडल मींस एज इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स टू लिव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जितना अमाउंट सीजीएसटी को जाता है सेम उतना अमाउंट एसजीएसटी को जाता है। अब आइए यहाँ पर एक ट्री डायग्राम दी है जहां पर लिखा है टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? देखिए यहाँ पर ये आईजीएसटी लिखा है, मतलब ये हो गया इंटरस्टेट, ओके, इंटरस्टेट जीएसटी, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम जो कंपोजिशन डीलर्स के लिए होती है, ये भी जीएसटी के अंदर आ गया। यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी स्टेट जो होते हैं वहां के लिए, ओके। एसजीएसटी जो नॉर्मल स्टेट होते हैं वहां के लिए, और ये सीजीएसटी, और ये सब किसके अंदर आ जाता है? जीएसटी के अंदर। आइए समझते हैं एक एक, मतलब यहाँ पर डिटेल सबकी। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सीजीएसटी, ओके, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटी जीएसटी। टैक्स लीव्ड फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट इंटरस्टेट, मतलब जो यहाँ पर इंट्रास्टेट, मतलब इंटरस्टेट यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है उसमें जो टैक्स लिया जाता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को दिया जाता है,
देखिए टैक्स मतलब यहाँ पर जो व्यवहार होगा वो स्टेट के अंदर ही होगा, स्टेट के बाहर नहीं होगा। तो जब व्यवहार स्टेट में होता है, जैसे महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र की कंपनी से ही सामान खरीदेंगे और महाराष्ट्र में ही बेचेंगे, या ओके, तो महाराष्ट्र की कंपनी से ही सामान खरीदेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया ये इंटर स्टेट, ओके, मतलब इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर। तो ऐसे में CGST SGST मतलब वो जो GST होती है वो CGST SGST सेंट्रल को भी जाती है और स्टेट को भी जाती है। उसके बाद देखिए कंपोजिशन स्कीम फॉर दोज GSTIN होल्डर हुज एनुअल टर्नओवर इज बिटवीन 20 लाख टू 1.5 करोड़। तो जिनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक होता है, ओके, साल भर का जो टर्नओवर है, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट देती है। दे पे CGST एंड SGST विद स्पेशल रेट्स, उनके लिए एक स्पेशल रेट्स होते हैं जो हमने देखे थे 5% 1% वाला। उसके बाद है IGST, टैक्स लीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटरस्टेट ट्रेडिंग। तो देखिए ये इंटरस्टेट ट्रेडिंग मीन्स दो राज्यों के बीच में होने वाला व्यवहार। तो जब दो राज्यों के बीच में व्यवहार होता है, मतलब कि महाराष्ट्र की कंपनी है वो मध्य प्रदेश की कंपनी से जाकर अगर सामान खरीदती है, तो उस समय उसे जो टैक्स देना होगा वो पूरा का पूरा जाएगा IGST को। मतलब यहाँ पर इंटरस्टेट GST मतलब यहाँ पर ये पूरा का पूरा टैक्स सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। वहां पर ना तो वो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसको मिलेगा और ना ही महाराष्ट्र की, ओके। जब दो राज्यों के बीच में ट्रेडिंग होती है तो उसका पूरा GST सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ओके। वो उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं होता CGST SGST में, सीधा GST चला जाता है। उसके बाद देखिए फिर से फॉर मोर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो आपके लिए जरूरी है। देखो IGST इंटीग्रेटेड GST जो है, जो फॉर इंटरस्टेट के लिए, ओके, IGST इंटरस्टेट GST कहिए या इंटीग्रेटेड GST कहिए। व्हेन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक प्लेस बिटवीन 2 और मोर स्टेट द GST इज लीव्ड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब दो या दो से ज्यादा स्टेट के बीच में जब ट्रेडिंग होती है तो पूरा का पूरा GST सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना पड़ता है, एंड इट इज टर्म एज IGST और उसे IGST कहा जाता है, ओके। हेंस द टोटल अमाउंट इज पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, मान लीजिए एक ट्रेडर M है जो महाराष्ट्र से है, उसने 20,000 रुपए के कुछ पार्ट्स खरीदे हैं, कहां से, पंजाब से, ओके, एंड पेड 5,600 एज अ IGST, और 20,000 के साथ उसने 5,600 रुपए IGST 28% के हिसाब से पे कर दिया है, ओके। अब उसने क्या किया, उसने पंजाब से सामान लाया महाराष्ट्र में। अब वो क्या करता है, महाराष्ट्र के डीलर को, महाराष्ट्र के कस्टमर को वो बेच देता है, ओके। बेचते समय वो उसे 25,000 में बेचता है, ओके, और उस पर उसे 28% GST मिलती है, ओके। तो वो कलेक्ट करता है 7,000 रुपए GST, ओके। अब बाइफर्केट यहां पर हो जाता है। यहां पर क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए जब उसने महाराष्ट्र के डीलर ने पंजाब से सामान खरीदा तो उसने पूरा का पूरा GST सेंट्रल को दे दिया। अब वो सामान कहां पे आ गया, महाराष्ट्र के अंदर आ गया। अब वो यहां पर जब सामान बेचेगा, यहां पर जब वो सामान बेचेगा तो उसकी जो GST है वो दो पार्ट में बच जाएगी, एक CGST अब SGST। अब ऐसे में देखिए उसने 5,600 रुपए तो पूरा का पूरा पे कर दिया है, ओके। अब यहां से अब उसके 5,600 रुपए उसे वापस तो मिलना चाहिए ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे होना चाहिए, ओके। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डीलिंग में उसे CGST पे करने की जरूरत नहीं है, CGST यहाँ पर 0 हो जाएगा, ओके। मतलब एक सिंपल सा अगर मैं बात कहूं तो 7,000 में से 5,600 अगर निकाल दे तो 1,400 रुपए ही उसे GST पे करनी पड़ेगी। 5,600 रुपए जो है उसका ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, ओके। अब आइए देखते हैं, लेट्स डिस्कस में। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.3 जो है ये पूरा का पूरा शेयर्स पर है, ओके। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट कैसे इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर देखिए श्वेता इज वर्किंग इन अ कंपनी, ये पूरा का पूरा एक स्टोरी जैसा छोटा सा दिया हुआ है, आप इसे पढ़िए। यहाँ पर देखिए क्या है, अलग अलग तरीके हैं आप अपने
घर में जो पैसे होते हैं उसे कैसे इन्वेस्ट करें। तो देखिए म्यूचुअल फंड्स, आप तो टीवी पर ऐड देखते ही, ये म्यूचुअल फंड्स क्या है उसके बारे में, है ना। ये एक कैसा भी म्यूचुअल फंड्स में हम अपने शेयर्स डालते हैं, पैसे डालते हैं और वो पैसे मल्टीपल होके हमें मिलते हैं। डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स कंपनी के होते हैं, फिक्स डिपॉजिट है जिसे हम एफडी कहते हैं कि भाई मैंने 1 लाख रुपए 5-6 साल के लिए किसी बैंक में डाल दिया, उसके बाद वो सीधा मुझे डबल होके मिल जाएंगे। इट्स अ फिक्स डिपॉजिट जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि हर महीने हम एक अमाउंट जैसे 500, 1000, 2000, 5000 जो भी है, हर महीने हम किसी शेयर्स में या किसी सोसाइटी में जमा करते हैं या किसी बैंक में जमा करते हैं, जो हर महीने के लिए एक फिक्स अमाउंट होता है, उसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, जो हर महीने वापस आता है, जिसमें हम मतलब हर महीने वापस आता है हमें डिपॉजिट करने के लिए, हर महीने उसे डिपॉजिट करना पड़ता है। शेयर्स मतलब क्या होता है? शेयर्स मतलब एक छोटा सा अमाउंट है कैपिटल का। हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के या किसी फर्म के हम पार्टनर हो जाते हैं, तो हम जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो हमारा शेयर होगा। तो जितना परसेंट हमारा पैसा होगा, जितना परसेंट हमारा शेयर होगा, उतना परसेंट हम उस कंपनी के ओनर होते हैं, ओके, या फिर शेयर होल्डर होते हैं। तो साथ में इंश्योरेंस में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ओके। प्रोविडेंट फंड जिसे हम पीएफ कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, इसमें ज्वेलरी है ना। जैसे ही अगर हमारे पास थोड़े ज़्यादा पैसे आ गए तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो शॉप में जाते हैं और सोना खरीद लेते हैं। क्यों खरीदते हैं? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कि आज हमने 1 तोला 2 तोला या फिर आज हमने 50,000 का सोना खरीद लिया, 2 साल के बाद वो 60,000 70,000 रुपए का हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से अपना पैसा बढ़ाने के लिए लोग इतनी सारी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें से शेयर्स पर, जो ये शेयर है, इस शेयर पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक पूरा का पूरा है, ओके। तो आइए देखते हैं शेयर्स क्या है। टू ओन अ शॉप इज अ प्रोप्राइटरशिप। टू ओन अ शॉप इज अ प्रोप्राइटरशिप when 2 or more individual coming together to carry out business is a partnership। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, पूरी की पूरी शॉप उसकी है, तो वो उसकी प्रोप्राइटरशिप हो गई, वो अकेला उसका मालिक है। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग, ओके, उसके मालिक है, ओके, उस शॉप के, तो वो हो जाएगी पार्टनरशिप। अकेले की है तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप्स। विच रिक्वायर स्मॉल कैपिटल, जिसके लिए जैसे छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ओके। टू एस्टैब्लिश अ कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो डिजायरिंग पर्सन्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी। तो जो भी इस कंपनी को चलाना चाहता है, ऐसे लोग सामने आते हैं और वो कंपनी को एक साथ चलाने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी इज टू रजिस्टर अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनी के अंदर उस कंपनी को रजिस्टर किया जाता है। पर्सन्स हु फ्रॉम अ कंपनी आर कॉल्ड प्रमोटर्स। और ये जो कंपनी जो है, इस कंपनी के जो लोग होते हैं उसे प्रमोटर कहते हैं। वो अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए कुछ काम करते हैं, ओके, अपनी कंपनी में काम करते हैं, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड द कंपनी इज कॉल्ड लिमिटेड कंपनी। ऐसे कंपनी को लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। तो देखिए, अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल। तो कंपनी को शुरू करने के लिए जो अमाउंट रखता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट। और ये कैपिटल अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ईच पार्ट इज जैसे 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज। ये छोटे छोटे शेयर्स है। जैसे 1-2 रुपए वाले शेयर्स तो बहुत कम होते, नहीं होते, ज्यादा तो 100 वाले शेयर होते 1-2 रुपए वाले शेयर्स पर। ऐसे कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता। दिस स्मॉल पार्ट इज अ कॉल्ड शेयर ऑफ अ कंपनी। तो ये जो छोटे छोटे रुपए हैं, ओके, ये क्या है? ये कंपनी के शेयर है। ये छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उसने अपने शेयर्स ली है या फिर शेयर्स को इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी क्या करती है? शेयर को इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में। किस लिए? अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए, राइज करने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी हर महीने लाख रुपए शेयर में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसके बाद क्या होगा? वो अमाउंट जो है बढ़ता जाएगा। अब शेयर्स की बात करें तो जरूरी नहीं है शेयर्स बढ़ेंगे, शेयर्स कम भी होते हैं, शेयर्स ज्यादा भी होते हैं, डिपेंड करता है शेयर्स
कंपनी पर। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी तो शेयर्स ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे मतलब शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे 100 शेयर है, 100 शेयर मान लीजिए 5,000 रुपए के हैं। ओके, अब कंपनी ने अच्छा परफॉर्म कर ली तो शेयर तो 100 ही रहेंगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो 5,000 के 10,000 हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं, लाख रुपए भी हो सकते हैं। ओके, तो डिपेंड करता है कि कंपनी कितना परफॉर्म कर रही है। तो जितना अच्छा परफॉर्म करेंगी उतने ज्यादा शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। शेयर्स नहीं बढ़ेंगे, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, तो शेयर अगर होल्डर बढ़ेंगे तो शेयर्स भी बढ़ते हैं। तो शेयर देखिए, अ शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। शेयर क्या है? कैपिटल का एक छोटा सा यूनिट है। द वैल्यू ऑफ शेयर इज अ प्रिंटेड ऑन कंपनी सर्टिफिकेट विथ अदर डिटेल्स एंड इट इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। तो जो भी कंपनी शुरू होती है वो क्या करती है, लोग उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर के रूप में, और वो अपने सर्टिफिकेट पर शेयर की वैल्यू लिखती है। ओके, कि हमारे शेयर 100 रुपए के हैं या 200 रुपए के या 1000 रुपए के या 5,000 रुपए के शेयर्स है। ओके, तो लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं। ओके, खरीदते हैं मतलब अपना पैसा उस कंपनी को देते हैं। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में अपना 1 लाख रुपए दे दिया। ओके, अब कंपनी के पास पिछले साल 10 लाख रुपए थे। कंपनी के पास पिछले साल 10 लाख रुपए थे। ओके, 9 लाख रुपए थे, मैंने 1 लाख रुपए दे दिया। अब कंपनी के पास 10 लाख रुपए हो गए। अब कंपनी ने इस 10 लाख को इन्वेस्ट कर दी और अगले साल उसे 20 लाख रुपए वापस मिले। ओके, तो अब मेरा कितना अमाउंट था वहां पर, कंपनी को कितना फायदा हुआ? दुगना फायदा हुआ। तो मेरे जितने शेयर है ना, मुझे भी दुगना मिलेगा, तो मुझे 2 लाख रुपए वापस मिलेंगे। ओके, तो मैं जितना शेयर्स डालूंगा उतना मैं प्रॉफिट होगा। और अगर कंपनी के शेयर्स अगर डूब गए, कंपनी डूब गई, तो मेरे शेयर्स भी वहां पर डूब जाएंगे। शेयर होल्डर्स, अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके खुद के शेयर्स होते हैं, जो किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। द शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ कंपनी इन proportions of number of share he she holds। तो जो शेयर होल्डर होता है वो उस कंपनी का एक हिस्सा होता है। वो कंपनी का एक हिस्सा होता है कि भाई इस कंपनी को बढ़ाने के लिए मैंने अपना पैसा लगाया है, शेयर किया, तो कंपनी जितना परफॉर्म करेगी शेयर्स उसके उतने बढ़ते जाएंगे, तो वो उतना परसेंट उसका मालिक हो जाता है। तो स्टॉक्स एक्सचेंज की बात करें, इट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग द ऑफ शेयर्स टेक प्लेस। तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या होता है? जहां पर शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं, और वो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है, इसमें हम डायरेक्टली शेयर खरीदने या शेयर बेचने नहीं जा सकते। ओके, इनके बीच में एक व्यक्ति होता है जिसे हम ब्रोकर कहते हैं। ब्रोकर के थ्रू ही शेयर खरीदे जा सकते हैं और ब्रोकर के थ्रू ही शेयर बेचे जा सकते हैं। और तो जब भी हम ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदते या बेचते हैं तो उसे कुछ परसेंट जो है, 2%, 1% उसका मतलब अमाउंट देना होता है। तो मान लीजिए मैंने 100 रुपए के शेयर खरीदे, तो 2% मुझे ब्रोकर को देने होंगे, तो मुझे 102 रुपए चुकाने होंगे। और मैंने 100 रुपए के शेयर बेच दिए, तो मैं बेचूंगा भी ब्रोकर के थ्रू। ओके, तो 100 रुपए के शेयर मैंने बेच दिए तो मुझे 98 रुपीज वापस मिलेंगे। 2 रुपए जो है, 2% जो है वो ब्रोकर रख लेगा। उसके बाद देखिए फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू मीन्स आज मैंने शेयर खरीदा और आज खरीदते समय उस शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, तो वो हो गई उसकी फेस वैल्यू। ओके, अब 2 महीने बाद वो शेयर बढ़ गए और वो हो गए 150 रुपए के, तो उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 150 रुपए। पर जब मैं खरीदूंगा तो मेरे सर्टिफिकेट पर जो उसकी प्राइस लिखी रहेगी वो होगी 50 रुपए, तो वो उसकी फेस वैल्यू हो गई। मार्केट में जाने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई तो वो उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। ओके, तो क्लियर हो गया फेस वैल्यू क्या होता है और मार्केट वैल्यू क्या होती है। तो जब मार्केट वैल्यू बढ़ती है, ओके, इंक्रीज द प्राइस, तो ये जो ट्रायंगल होता है ये ग्रीन कलर में होता है जब मार्केट वैल्यू बढ़ती है। और जब मार्केट वैल्यू कम होती है, ओके, शेयर्स की मार्केट वैल्यू जब कम होती है, तो ये ट्रायंगल ऐसा नीचे की ओर शो करता है जो रेड कलर में दिखाई देता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं डिविडेंड की ओर। डिविडेंड मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए जब हम शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, ओके, कंपनी में शेयर्स डालते हैं, तो उस कंपनी ने कितना परफॉर्म किया है, कितना परसेंट परफॉर्म किया है। मान लीजिए कि मैंने 1 लाख रुपए किसी कंपनी में डाल दिए। अब उस कंपनी ने मान लीजिए 10%
परफॉर्म अच्छा किया है तो 1 लाख रुपए का जो 10% होगा वो हो जाएगा 10,000 रुपए। तो वो अगले साल 10,000 रुपए मुझे वापस मिलेंगे। मेरे 1 लाख वैसे के वैसे रहेंगे, 10,000 मुझे ऊपर के मिलेंगे। तो जो शेयर्स के ऊपर जो अमाउंट हमें वापस मिलता है ना, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो डिविडेंड अच्छा होगा, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो डिविडेंड अच्छा नहीं होगा, डिविडेंड कम होगा। लेट्स रिमाइंडर, वॉट एवर मे बी मार्केट वैल्यू, द डिविडेंड इज ऑलवेज रिकनोट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू जो भी हो, डिविडेंड जो है वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही मिलता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पर ही होगा। मतलब देखिए, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, ओके, तो 1 लाख रुपए ये मेरी फेस वैल्यू हो गई, वो शेयर की फेस वैल्यू होगी, तो डिविडेंड जो है उसी पर मिलेगा। अब मान लीजिए उस शेयर्स की वैल्यू आगे जाल के आगे 2 महीने के बाद उसकी वैल्यू अगर 5 लाख रुपए हो जाती है तो मुझे उस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। मेरी मार्केट वैल्यू जो है, मतलब मेरे शेयर्स की जो फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू के ऊपर ही डिविडेंड मिलेगा। फॉर मोर इंफॉर्मेशन के लिए देखिए, देयर आर 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज, 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज है ऑफ इंडिया के। एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएसई जिसे हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई इज द ओल्डेस्ट इन एशिया, तो बीएसई जो है ये पूरे एशिया में सबसे पुरानी है, और एनएसई जो है ये न्यू है और लार्जेस्ट कंपनी है हमारे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की। देयर आर 2 शेयर इंडाइसेस नेमली सेंसेक्स एंड निफ्टी। तो ये 2 शेयर्स जो होते हैं, ओके, ये है एक सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, ओके, विच रिफ्लेक्ट द ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स। तो ये क्या करता है, सेंसेक्स कम ज्यादा हुआ तो मार्केट में जो अमाउंट होता है, ओके, मार्केट वैल्यू भी कम ज्यादा होते रहती है। तो सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स ये सेंसिटिव इंडेक्स है, ओके, सेंसिटिव इंडेक्स मींस सेंसेक्स, व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बीएसई इन 1986। तो 1 जनवरी, ओके, 1986 में बीएसई ने सेंसेक्स को इंट्रोड्यूस किया था। बीएसई के थ्रू ही सेंसेक्स बनाया गया है। is determined from 30 stocks. They are the stock of well established and financially sound companies from main sector. तो निफ्टी जो है, निफ्टी एज अ नेम ऑफ सजेस्ट इज अ मेड ऑफ 2 वर्ड्स एनएसई एंड 50। तो एनएसई और 50 इन दोनों से मिलकर बन गया निफ्टी, विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय एनएसई, जो एनएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। इट्स डिपेंड इंडिया टॉप मोस्ट आउट परफॉर्मिंग 50 कंपनीज। तो एनएसई जो है इसमें इंडिया की 50 एक अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनीज में जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर देखिए आईसीटी टूल्स है, इसे पढ़िए, ओके, और इसे पढ़ के आपको ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। आपको वेबसाइट में जाना है और वेबसाइट में चेक करना है और इसके बारे में एक्स्ट्रा आप रीड कर सकते हैं। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 4.3 में जो फॉर्मूले हमें काम में आने वाले वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू के कंपैरिजन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक यहाँ पे फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो शेयर सर्टिफिकेट पर जो वैल्यू प्रिंट की होती है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, इसे नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, इसे प्रिंटेड वैल्यू भी कहते हैं, या फिर इसे पार वैल्यू भी कहते हैं। तो ये पार वैल्यू मुझे बतानी थी इसलिए मैं वापस पीछे आया। अब यहाँ पर देखिए, इफ मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है फेस वैल्यू से, मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है फेस वैल्यू से, तो शेयर प्रीमियम होंगे, मतलब शेयर अच्छे होंगे, शेयर के रेट हाई हो जाएंगे, क्योंकि शेयर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ही फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू अगर दोनों इक्वल है तो शेयर एट पार। अब पार मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू ही होती है, ओके। तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू अगर दोनों इक्वल हो गई तो उसे शेयर एट पार कहते हैं, ओके, मतलब शेयर और मार्केट वैल्यू इक्वल है ऐसा कहते हैं। अब मार्केट वैल्यू कम हो गई फेस वैल्यू से, मान लीजिए शेयर मैंने खरीदे 100 रुपए के, अब वो 50 रुपए के हो गए उनकी मार्केट वैल्यू, तो शेयर एट डिस्काउंट चलते हैं। मतलब कि मैं तो नुकसान में रहूंगा पर जो मेरे शेयर खरीदेगा वो फायदे में रहेगा, उसके लिए वो शेयर डिस्काउंट में चले जाएंगे।
ओके, अब इसके बाद देखिए सम इन्वेस्टमेंट। सम इन्वेस्टेड मतलब होता है टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द शेयर इज अ सम इन्वेस्टेड। तो शेयर खरीदने के लिए जितने रुपए हमें लगते हैं, शेयर खरीदने के लिए जितने रुपए हमें लगते हैं उसे हम सम इन्वेस्टेड कहते हैं। तो सम इन्वेस्टेड मतलब कितने शेयर आपको खरीदना है, मतलब नंबर ऑफ शेयर, और उन शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है। मान लीजिए मैंने कुछ शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे 100 रुपए वाले। ओके, अब उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, 150 रुपए हो गई है। तो अब मैं उन शेयर को जब बेचूंगा तो मेरा एक शेयर 150 रुपए में बिकेगा, 100 रुपए में खरीदे हुआ शेयर 150 रुपए में बिकेगा। तो मान लीजिए अब मैं शेयर खरीदने जा रहा हूँ। ओके, तो शेयर खरीदते समय किसी शेयर्स की वैल्यू अगर 150 रुपए है और मान लीजिए मुझे 150 शेयर खरीदने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 150, या मुझे 100 शेयर खरीदने हैं तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 100 और मार्केट वैल्यू कितनी होगी 150। तो 100 इंटू 150 जो भी वैल्यू होगी वो मुझे देनी होगी, जिसे हम कहेंगे सम इन्वेस्टेड, मतलब मैंने इतना पैसा उन शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया है। उसके बाद है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न के लिए भी एक और फॉर्मूला है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है कि जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इस शेयर्स के बाद मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा, उसे कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए एक फॉर्मूला है, ओके, जो है देखिए रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो रेट ऑफ रिटर्न मतलब मुझे जो पैसा वापस मिला है वो किस रेट पर मिला है, उसकी दर क्या है, उसका परसेंटेज क्या है। ओके, रेट ऑफ रिटर्न मींस परसेंटेज। देखिए इसका आंसर भी आपको वापस परसेंटेज में ही मिलेगा, तो जहां रेट लग जाता है वह परसेंटेज हो जाता है। तो मेरा जो अमाउंट मुझे वापस मिला है वो कितना परसेंट मुझे वापस मिला है, तो डिविडेंड जो मुझे मिला वो। ओके, अब ये जो वापस कब मिलेगा, जब मैं पैसा लगाऊंगा, मैं शेयर में पैसा डालूंगा, तो पैसा डालने के बाद जो पैसा मुझे वापस मिलेगा, तो मान लीजिए मैंने 100 रुपए डाल दिए शेयर में, ओके, और मुझे 150 रुपए साल भर के बाद वापस मिले, तो मुझे 50% फायदा हुआ। ओके, मतलब 100% तो जो 100 रुपीज था वो तो मेरा मिल गया, अलग से मुझे 50% और मिला, मतलब 50 रुपीज मुझे और मिल गया। तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड इनकम मतलब आपको जो डिविडेंड मिला है वो, और इस डिविडेंड को पाने के लिए आपने जितना पैसा लगाया था वो हो गया सम इन्वेस्टेड, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, तो इससे निकल जाएगा हमारा रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन था, और इसी बेस्ड पर प्रैक्टिस सेट 4.3 है जो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये आई होप दैट ये इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। धन्यवाद दोस्तों।